हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द बायो रिएक्टर्स। मेरा नाम है पीयूष। आई एम ए बायो एडवोकेटर और आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, सेल डिवीजन में हम बात करेंगे कि सेल कैसे डिवाइड होता है, कि क्या क्या टाइप्स हैं जिस टाइप से सेल डिवाइड हो सकता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं सेल में जब वो डिवाइड करता है, और सेल डिवीजन का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि सेल डिवीजन क्यों जरूरी होती है, क्या रोल होता है सेल डिवीजन का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में सबसे पहले हमें चीज स्टडी करनी है वो है सेल डिवीजन के टाइप्स। सेल डिवीजन ना दो टाइप्स की होती है, एक माइटोसिस और दूसरी मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाता है। अब ये एक पेरेंट सेल हो गया जिसने डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बना दी। मियोसिस में क्या होगा कि एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड करके चार डॉटर सेल्स बनाएगा। तो एक, दो, तीन और चार, ये पेरेंट सेल हो गया, इसने डिवाइड करके चार डॉटर सेल्स बना दी। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया माइटोसिस और मियोसिस में कि भाई माइटोसिस में एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स बनाता है और मियोसिस में एक पेरेंट सेल चार डॉटर सेल्स बनाता है। अब एक और मेजर डिफरेंस होता है इनमें। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि ये जो पेरेंट सेल था इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 थे और ये डिप्लॉयड था। डिप्लॉयड का मतलब क्या हुआ कि इसमें हर एक क्रोमोसोम के दो सेट्स होंगे। तो 23 टाइप के क्रोमोसोम्स होंगे, हर एक क्रोमोसोम के दो सेट होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे 23 इंटू 2 46। तो माइटोसिस में क्या होता है कि पेरेंट सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। दोनों डॉटर सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। माइटोसिस में पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए हम माइटोसिस को इक्वेटोरियल डिवीजन भी बोलते हैं, इक्वेटोरियल डिवीजन। ठीक है, क्योंकि इसमें पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में अगर हम माने कि पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स थे और ये डिप्लॉयड था, तो डॉटर सेल में कितने होंगे, डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के हाफ हो जाते हैं मियोसिस में। ठीक है, तो इसमें 23 होंगे, इसमें 23 होंगे, इसमें भी 23 होंगे और इसमें भी 23 होंगे। ये भी हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड। ठीक है, अब क्योंकि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर आधे हो गए, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो गए, तो मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेजर फर्क हुआ माइटोसिस में और मियोसिस में। माइटोसिस में क्या होता है कि आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो डॉटर सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं ना वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं पेरेंट सेल में, उनमें क्रोमोसोम नंबर सिमिलर होता है। लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं पेरेंट सेल के वो आइडेंटिकल नहीं होते, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है कि इन माइटोसिस और मियोसिस को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माइटोसिस। ठीक है, तो सेल डिवीजन में जो पहली टाइप है वो है माइटोसिस। अब देखो, माइटोसिस में सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि भाई सेल को कैसे पता लगता है कि भाई मुझे माइटोसिस करनी है, मुझे डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाने हैं। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ना बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिसमें से एक होगी कर्न प्लाज्म थ्योरी, दूसरी होगी सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो थ्योरी। हमारे सिलेबस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ कर्न प्लाज्म थ्योरी है, तो हम उसे ही पढ़ेंगे, बहुत ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कर्न प्लाज्म थ्योरी की। कर्न प्लाज्म थ्योरी। अब
कर्न प्लाज्म थ्योरी किस चीज की बात करती है? न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, जिसको वो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स भी कहती है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को शॉर्ट फॉर्म में हम KI भी लिख सकते हैं, जो कि बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस रेशियो को समझना है। भाई ये इस रेशियो की बात करती है ना, जिसमें वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म की वो बात करती है। अब सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए हमें एक चीज समझनी है कि फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये क्या है? ये उसका न्यूक्लियस है। अब तुम्हें पता ही होगा कि न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है और वो जेनेटिक मटेरियल ही सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अब सेल में न्यूक्लियस के अलावा क्या बचता है? साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ही सेल की सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में होने वाली सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक सेल था, इसमें सेल ग्रोथ हो गई, मतलब ये सेल ग्रो कर गया, ये सेल बड़ा हो गया। ठीक है, ये सेल में ग्रोथ हो गई और ये सेल बड़ा हो गया। तो सेल ग्रोथ जब होती है ना, तो न्यूक्लियस का साइज उतना ही रहता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कभी भी सेल का ना कम होता है ना ज्यादा होता है, जेनेटिक मटेरियल तो फिक्स्ड होता है। इसलिए न्यूक्लियस का वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है, चाहे सेल पहले हो चाहे थोड़ी देर बाद हो, ग्रोथ के बाद भी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो होगा वो फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, अब जब सेल ग्रो होगा तो इसका मतलब क्या बढ़ेगा? साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब सेल ग्रोथ से इस रेशियो पे क्या फर्क आएगा हम वो देखते हैं। अभी हमने सीखा कि जब सेल ग्रो होती है तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस तो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कांस्टेंट रहता है और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म बढ़ता रहता है। तो इसका मतलब अगर न्यूमरेटर सेम रहेगा और डिनोमिनेटर बढ़ता रहेगा तो ये वैल्यू क्या होगी? कम होती रहेगी। इसका मतलब जैसे जैसे साइटोप्लाज्म जो है वो बढ़ेगा, जैसे जैसे सेल ग्रोथ करेगा साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, ये जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है ये कम होता रहेगा, ये कम होता जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए, इस मैथ को समझने के लिए हम एक चीज का एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम माने, ये सिर्फ हम मानने की बात करें कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हम 8 लें जो कि कांस्टेंट हो। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हमने अभी पढ़ा कि कांस्टेंट रहती है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम माने कि एक टाइम पे हमने लिया कि जहां पे वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म 4 था तो ये वैल्यू आई 2। ठीक है, अब हमने थोड़ी देर बाद सेल लिया, सेल ग्रो कर गया तो क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 8 हो गया। तो ये रेशियो क्या बन गया? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म 8 हो गया, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस तो फिक्स्ड ही है, तो ये रेशियो क्या बन गया? 1। ऐसे ही अगर हम माने कि थोड़ी और ग्रो कर गया सेल तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस तो फिक्स्ड ही रहता है, वो 8 हुआ, और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म हम मान लें 16 हो गया, तो ये रेशियो आया 0.5। तो यानी कि जैसे जैसे साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, ये 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, न्यूक्लियस तो कांस्टेंट ही रहता है, तो ये जो इन दोनों का जो रेशियो है वो कम होता रहता है। ठीक है, इन दोनों का रेशियो एक्चुअल में क्या होता है? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। तो अभी तक तो हमें इतनी सी बात समझनी है कि जैसे जैसे सेल ग्रो होगा कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो सेल का है वो कम होगा। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि जैसे जैसे सेल ग्रोथ होती है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है वो कम होता है। अब इसके कम होने से क्या होता है कि सेल का मेटाबॉलिज्म एंड सेल की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। ठीक है, अब ये क्यों कम हो जाती है भाई? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम होने से सेल की मेटाबॉलिज्म और एफिशिएंसी क्यों कम हो जाती है, इसको समझते हैं। मान लो यार एक ये सेल था,
इसमें ग्रोथ हो गई। अभी हमने पढ़ा इसमें सेल ग्रोथ हो गई। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जब सेल ग्रो करता है तो न्यूक्लियस तो उतना ही रहता है, साइटोप्लाज्म ही बढ़ता है सेल का। ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियस ग्रो कैसे करेगा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो सेल में फिक्स्ड ही होता है, ना बढ़ता है ना कम होता है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हमेशा उतनी ही रहती है। अब तुम ये समझो कि इसमें एक ही न्यूक्लियस छोटे से साइटोप्लाज्म को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जब वो सेल ग्रो हुआ तो क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस तो उतना ही रहा, लेकिन साइटोप्लाज्म बड़ा हो गया। तो अब उसी न्यूक्लियस की वॉल्यूम को एक बड़े साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करना है। तो साइटोप्लाज्म की बढ़ने की वजह से क्या होता है एक्चुअल में कि उतनी एफिशिएंटली वो कंट्रोल नहीं कर पाता जितना वो इस छोटे सेल में कंट्रोल कर पा रहा था। ठीक है, तो जिसकी वजह से सेल का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, सेल की एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है, इसको तुम एक और एग्जांपल से भी समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल हम माने कि कोई क्लास थी, 6th क्लास में लेते हैं, एक 6th क्लास थी, है ना। क्लास में क्या होता है, हम माने कि 35 बच्चे थे और 35 बच्चों को एक क्लास इंचार्ज हमने दी हुई थी। ठीक है, CI फॉर क्लास इंचार्ज। अब क्लास इंचार्ज का काम क्या होता है कि, है ना, बच्चों की देखरेख करना, बच्चों का ध्यान रखना, है ना, ये सब क्लास इंचार्ज का काम होता है। मान लो 6th क्लास में कुछ नए एडमिशन हुए और हमने 35 बच्चों को और एडमिट कर लिया, नए बच्चों को, तो टोटल बच्चे कितने हुए, 70। अब अगर 70 बच्चों में भी वही एक ही क्लास इंचार्ज होगी जो 35 बच्चों को कंट्रोल कर रही थी, मान लो हमने वही एक ही क्लास इंचार्ज इनको दे दी। ठीक है ना, अब 70 बच्चों को भी एक ही क्लास इंचार्ज है, तो क्या होगा, अगर 70 बच्चों को एक ही क्लास इंचार्ज देखेंगी तो क्या होगा कि वो इतना एफिशिएंटली उन बच्चों को नहीं देख पाएंगी, 70 बच्चों को, जितना वो 35 को देख पा रही थी। तो हम इसके लिए, अब स्कूल्स में जनरली क्या होता है कि हम सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। अगर बच्चे बढ़ जाएंगे, अगर बच्चे 70 हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 सेक्शन बना देते हैं, 35 बच्चों के, और दोनों को अलग अलग क्लास इंचार्ज दे देते हैं। ठीक है, क्लास इंचार्ज ए, क्लास इंचार्ज बी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बच्चों को एफिशिएंटली हम उनकी देखरेख कर पाते हैं, बच्चों को एफिशिएंटली कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, समझ में आई। ऐसा ही सेल में होता है, बच्चे क्या हो गए, साइटोप्लाज्म, और क्लास इंचार्ज क्या होगी, न्यूक्लियस। अब क्योंकि जब सेल ग्रो करता है तो न्यूक्लियस का साइज तो उतना ही रहता है, साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, तो उसी न्यूक्लियस को, साइटोप्लाज्म की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से क्या करता है, सेल डिवाइड करता है। ठीक है, तो टू रिस्टोर द के, है ना, के बढ़ने से मेटाबॉलिज्म कम होता है। अगर हमें मेटाबॉलिज्म वहीं पे लेके जाना है तो हम के को वही पुराने के पे ले जाएंगे। तो टू रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, सेल जो है डिवाइड करता है या फिर माइटोसिस करता है। अब माइटोसिस होने से क्या होता है कि 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, 2 सेल बन जाते हैं और 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से वो एफिशिएंटली कंट्रोल कर पाता है। तो ये थ्योरी यही कहती है कि भाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल एक सेल में हमेशा फिक्स्ड होता है, लेकिन जब सेल ग्रो करेगा तो साइटोप्लाज्म की अमाउंट बढ़ेगी, तो उसी न्यूक्लियस को, जब साइटोप्लाज्म की अमाउंट बढ़ेगी तो उसी न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में दिक्कत आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। अब उस मेटाबॉलिज्म को एट पार करने के लिए, फिर से पुराने जैसा एकदम सही करने के लिए सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कर्न प्लाज्म थ्योरी। ठीक है, ये तुम्हें समझ में आई। अब कर्न प्लाज्म थ्योरी के बाद हमें क्या चीज पढ़नी है, अभी हमने ये पढ़ लिया कि सेल को कैसे पता लगता है कि मेरे को डिवाइड करना है। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, है ना, कि माइटोसिस में कितना टाइम लगता है, माइटोसिस में कितना टाइम लगता है वो पढ़ेंगे हम, यानी कि उसकी ड्यूरेशन पढ़ेंगे, है ना। अब तुम लोगों को क्या लगता है कि माइटोसिस में सेम टाइम लगता होगा, एक ह्यूमन का सेल ले लें, क्या वो माइटोसिस सेम टाइम में करेगा, उतने ही टाइम में करेगा जितना कोई प्लांट का सेल करेगा, है ना, या एक एनिमल का सेल करेगा। माइटोसिस की ड्यूरेशन ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होती है। सो ड्यूरेशन ऑफ माइटोसिस
वेरी फ्रॉम organism to organism and from सेल टाइप। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब हुआ? ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म का मतलब यही हुआ जो भी मैंने तुम्हें बताया कि भाई माइटोसिस अलग अलग ह्यूमंस में, अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइम लेती है, सेम नहीं होती है ना। माइटोसिस ह्यूमन सेल अलग टाइम में करेगा, एक तुम एलिफेंट का सेल ले लो अलग टाइम में करेगा, एक तुम प्लांट ले लो है ना, फॉर एग्जाम्पल हमने मनी प्लांट ले लिया तो मनी प्लांट का सेल अलग टाइम में माइटोसिस करेगा, एक तुम एल्गी ले लो, कोई फंजाई ले लो, हर एक का माइटोसिस का टाइम अलग अलग होगा, सिमिलर नहीं होता है माइटोसिस का टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ। अब सेल टाइप टू सेल टाइप का क्या मतलब हुआ? सेल टाइप टू सेल टाइप का ये मतलब हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म में भी है ना, जरूरी नहीं होता कि फिक्स्ड हो माइटोसिस का ड्यूरेशन। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म में भी अलग अलग हो सकता है किसी टाइप के सेल अलग टाइम ले माइटोसिस करने के लिए, एक ही ऑर्गेनिज्म के दो सेल ले ले अलग अलग, और हो सकता है कि एक सेल टाइप अलग टाइम ले और दूसरा सेल टाइप अलग टाइम ले। इसका एग्जांपल हम समझते हैं। इसका एग्जांपल हम फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई प्लांट है, नीम प्लांट मान लो है ना, ये कोई नीम प्लांट है, ये उसकी शूट थी, ये उसकी रूट है। ठीक है, अब शूट के ऊपर ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है और रूट के अपेक्स पे ये सब क्या है? रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो अब शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम कुछ खास चीज नहीं होती। शूट के अपेक्स पे कुछ सेल्स होते हैं जो कि रेगुलरली माइटोसिस करते हैं, जिसकी वजह से शूट ग्रो करती है, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम हो गए। ऐसे ही रूट के अपेक्स पे कुछ सेल्स होते हैं जो कि रेगुलरली माइटोसिस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से रूट की ग्रोथ होती है, तो उनको बोलते हैं हम रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, अब ये सेल टाइप टू सेल टाइप का क्या मतलब हुआ? मान लो कि ये नीम प्लांट, हमने मान लिया कि ये नीम प्लांट है। ठीक है, तो सेल टाइप टू सेल टाइप से वो क्या कहना चाह रहा है कि भाई एक ही ऑर्गेनिज्म में जरूरी नहीं होता कि माइटोसिस की ड्यूरेशन फिक्स्ड हो सकता है कि कुछ सेल टाइप अलग टाइप से अलग ड्यूरेशन में माइटोसिस करें और कुछ सेल टाइप अलग में। तो जैसे हमने नीम प्लांट का एग्जांपल लिया, हमने शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम दो टाइप के सेल्स की बात की। तो नीम प्लांट में ये कहना चाह रहा है कि रूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल अलग ड्यूरेशन में माइटोसिस करेंगे, कम टाइम लेंगे या ज्यादा टाइम लेंगे, ऐसे ही रूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स भी अलग ड्यूरेशन में माइटोसिस करेंगे। इसका मतलब हुआ ये कि एक ऑर्गेनिज्म में भी फिक्स नहीं होती, सेल टाइप टू सेल टाइप वेरी करती है ड्यूरेशन ऑफ माइटोसिस। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है, ये तो हमें एग्जांपल के लिए हमने समझ लिया। ड्यूरेशन जो है हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ दो सेल्स की ड्यूरेशन दी हुई है और वही हमें याद रखनी है। एक तो ह्यूमन सेल की माइटोसिस की ड्यूरेशन दी है जो कि है 24 घंटे, और एक यीस्ट की दी है, यीस्ट की है 90 मिनट्स। यीस्ट तुम्हें पता होगा एक फंजाई होता है जो कि बेकरी इंडस्ट्री में ब्रेड बनाने के लिए और ब्यूटी इंडस्ट्री में अल्कोहल वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। इसका तुम डिटेल पढ़ोगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में कि क्या क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है। ठीक है, अभी के लिए तुम्हें इन दोनों का ड्यूरेशन याद करना है। ठीक है, कि भाई ह्यूमन में माइटोसिस करने के लिए एक सेल पूरा दिन लेता है, 24 घंटे लेता है, पूरा दिन लेता है, और यीस्ट का एक सेल माइटोसिस करने के लिए 1.5 घंटा लेता है, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा लेता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में हमने सेल डिवीजन के टाइप्स पढ़ लिए, माइटोसिस का बेसिक पढ़ लिया कि माइटोसिस सेल को कैसे पता लगता है कि मुझे माइटोसिस करनी है, सेल क्यों माइटोसिस करता है, और सेल की ड्यूरेशन पढ़ ली कि सेल की ड्यूरेशन क्या, सेल साइकिल की ड्यूरेशन, माइटोसिस के सेल साइकिल की ड्यूरेशन पढ़ ली कि माइटोसिस कितनी देर में होती है, ये क्या सभी ऑर्गेनिज्म में सेम टाइम लेती है या अलग अलग टाइम लेती है, ये हमने पढ़ लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइटोसिस का एक्चुअल प्रोसीजर कि माइटोसिस में सेल में क्या चेंजेस होता है एक पेरेंट सेल में, कि वो डिवाइड करके अपने आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बना देता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।